हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं असद याकूब, मैं हम गुलजार अहमद और मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो की टाइटल तो हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देता हूं रिएक्शन। 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने। इसी दौरान देश में 5000 से अधिक कॉलेज भी खोले गए हैं। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया। अब तक देश की 99% से अधिक बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक सहित अनेक संस्थाओं की स्टडी के अनुसार ग्रामीण सड़कों से गांव में रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में पिछले 8 वर्षों के दौरान 55% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जल्द ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 से ज़्यादा जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर्स की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इसी तरह देश के एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, वो अब बढ़कर 147 हो गए। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्र भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी टेक्निक कोबच का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में विश्व में 4थे स्थान पर है। देश के बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल्स में पैदा करने का लक्ष्य देश में 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। ये सफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी तेजी से काम चल रही है। सरकार ने हाल में मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में भारत में लाखों करोड़ रुपए की निवेश को आकर्षित करने वाले हैं। इससे
फलस्वरूप ग्रीन एनर्जी को लेकर भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों में हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों में प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़े जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरे तरफ वर्ल्ड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया।
साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। मैं तो पहले सांस ले लूं कि इतना मुझे शॉकिंग लगा है कि देखें कहाँ का कहाँ यार पहुंच गया इंडिया। अभी तो ये वो मोटे मोटे प्लान है या ये वो मोटी मोटी काम है जो मोदी साहब के सालों में हुए हैं, इन चंद में। तो अभी पता नहीं ये कितने और कारनामे करेंगे, वो देख लेंगे। ये उनकी गिनवा कर कितनी देर लग गई उनको गिनवाते इतनी लंबे ये प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि उनका जो एक भारतमाला प्रोजेक्ट ना वो ही बहुत बड़ा है, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होनी है, इतना कुछ होना कि आपकी सोच है। तो उससे कई बड़े कई छोटे जो 27 शहरों में वो मेट्रो बस बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, और उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बताए। मुझे तो अब जेल में नहीं थे, लेकिन जब मैं सुन रहा था तो शॉकिंग था यार। सर भाई मुझे तो सबसे अच्छी जो पार्लियामेंट की ना अमन और जो अपोजिशन भी है ना वो भी दाद दे रही थी, वो भी टैक्स बजा रही थी। सबसे बड़ी ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए कि जो इंडिया है बहुत सेफ मुल्क है। जो अपोजिशन भी है वो जो राहुल गांधी की बहन है वो बैठी हुई सुन रही है, उसके भी अपोजिशन जो है वो भी तालियां बजा रहे हैं कि भाई इंडिया इतने अच्छे प्रोजेक्ट इतनी अच्छी तरक्की कर रहा है। तो भाई जो अपोजिशन भी है वो भी टैक्स बजा रही है। तो जो मैं कहता था ना असद भाई के मेरी यकूब से भी बहस होती थी कि जो नरेंद्र मोदी साहब है ना इसने इंडिया को एक चल तो पहले भी था रहा वो स्टेबल था पर जैसे जहाज नहीं उड़ता ऐसे उड़ाया है 8 सालों में। तो इस वक्त वो 5वीं इकॉनमी बनी है तो सिर्फ मोदी साहब की वजह से, और इंडिया की जो मेहनत है और जो उसका नौजवान तबका है। अब मोदी साहब का जो विजन है कि मेक इन इंडिया और जो इसी पर वो लेकर चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं अगले सालों में कुछ सालों में 2027 तक वो दुनिया की तीसरी इकॉनमी का उन्होंने दावा किया यार। अच्छा G20 समिट उनके यहाँ हो रहा है, उसके बाद बड़े बड़े जितने भी समिट है दुनिया के वो अब इस इंडिया में होने जा रहे हैं। और भी G20 के अलावा भी है भाई जो सालाना समिट होते हैं। भाई ओलंपिक के वो उम्मीदवार हैं कि 2036 की कौन सी वो ओलंपिक भी होस्ट कर रहे हैं। तो जो अगला 2023 का वर्ल्ड कप है वो तो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स है वो 3-4 हैं इस अगले सालों में जो इंडिया होस्ट कर रहा है। ये इंडिया के लिए बहुत इंडिया सांप सूंघ गया है। इंडिया ऐसा नहीं बोलेगा कर रहा सुन रहा हूं सर भाई जो अच्छी बात है ना उस पर बोलना चाहिए, चाहे वो सांप तो नहीं सूंघ जाता है जैसे कोई पाकिस्तान की है। भाई अगर आप गलत बोलेंगे तो मेरी जुबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं सिर्फ आपकी बात सुन रहा था कि आप बीच में बात भी भाई आप इधर बैठे हैं, आप भी रिएक्शन दे कि इंडिया के इतने कारनामे मोदी साहब की हुकूमत ने किए हैं जिसकी वजह से वो तीसरी बार भी वजीर आजम बनेंगे और उसका कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, उसके सिर्फ कामों की वजह से। हमारे भी ऐसे कारनामे गिनाए होते तो हमारे भी भाई सुकून होता, अमन होता, हमारे भी किसी बड़ी इकॉनमी में नाम होता। हमारे तो रहे हैं भाई कोई भी एक सियासतदान जो है एक भी वजीर आजम नहीं पूरे 5 साल कर सका। तो मैं आगे आपकी खत्म होगी मेरे भाई। बोले भैया आप बोले। जो चीजें अच्छी उन्होंने की है ना उनको मैं सराहता हूं। उन्होंने कामयाबी मुल्क को दिलाई है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, प्रोजेक्ट शुरू किए, वो ये वो किया।
मैं इसीलिए कड़वा लगता हूँ इंडिया की आवाम को, क्योंकि मैं जो अच्छाई है वो भी बयान करता हूँ, जो बुराई है वो भी बयान करता हूँ। समझ में आई? जहाँ पर उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया ना अच्छाई के लिए, अगर मेरे भाई गुजरात के दंगों की तफसील से इन्वेस्टिगेशन हुई होती ना उस वक्त, तो जो धब्बा उनकी ज़िंदगी पर उस टाइम पर लगा था ना, वो आज कोई गिनाता नहीं। समझ में आई बात? पाकिस्तान के अलावा कोई जिक्र नहीं करता उस चीज का। ना करे कोई, ना पाकिस्तान तो एक भाई- राती हरीफ की तरह काम करता असद है, भाई, आप या दुश्मन की तरह। मेरी तो बात सुने, आप पुरानी बातों पर वो मैं हर पुरानी मुल्क बातें नहीं में कहता। हर मुल्क में ऐसे भाई मेरे वाकया जब हो सदर जाते बने हैं। थे मनमोहन सिंह साहब, आपको पता है ना वो सदर बने थे? सदर वो नहीं, क्यों- प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे। पता है वो क्यों बनाए गए थे? उन दिनों उस सदर बनने के बाद, मतलब कि उनके पीछे जो साल हैं, 2-3 साल हैं, उन सालों में खालसा तारीख अरूज पर थी, और खालसा नहीं खालिस्तान। खालिस्तान की। ये इंडिया की डेवलपमेंट है, मतलब इनकी एक तरीकाकार है किसी भी बड़े बवाल को टालने के लिए। अब उन्होंने एक सिख को ला लिया आगे, उस सिख की आड़ में अल्लाह जानता है इतने हजारों सिख मारे गए कि ये आपकी सोच है। क्यों यार मारे ये गए? हम तो ब्लेम करते रहते हैं ना। ब्लेम नहीं करता, इन पर उनकी अपनी फिल्में बनी है पंजाब में। अच्छा असद भाई, हम बैठे हैं कि मोदी साहब के मोदी जो साहब के मेरी तो साथ बात मैं भी सुने, आपको आप गिनाऊंगा, मेरी तो बात मैं भी सुने। गिनाऊंगा, समझ आ और रही मेरी है तो आपको? बात तो सुने, उसके बाद बोलना। आप इस वीडियो से ताल्लुकात है कौन, आप किधर की बात किधर छिकल जा रहे हैं। मैं आपको यही बात पहले कह भाई रहा था। अच्छाई भी है, उसके अच्छाई कारनामे भी भी है, है, और उसमें बुराई भी है। आप नेगेटिव लेकर आ चुके हैं भाई- भाई इंडिया में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। यार आप मेरी बोले बात ना, सुनो। वो जब टॉपिक मैं आया उसी आपकी बात तरह करते सिर्फ हैं। अच्छाई नहीं बयान करूंगा, मैं अच्छाई भी बयान करूंगा। भाई हम और बुराई वीडियो भी पर करूंगा। रहकर वीडियो मैं पर वीडियो रिएक्शन में लेंगे। रहकर कह रहा हूँ, अच्छा, मोदी साहब ने जो अच्छे काम किए अपने मुल्क के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट मोदी करता साहब हूं। के दरमियान कौन सा बुरा काम हुआ इंडिया मैं में वो कि एक लम्हा भी नहीं भूल सकता, वो गुजरात वाले दंगों को ना एक लम्हा भी नहीं भूल सकता मैं। क्यों, उधर क्या हुआ था? उधर सरेआम मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था मेरे भाई। मुसलमानों ने हिंदुओं को नहीं कत्ल किया था। मैं कहता हूँ ना, अगर मुसलमानों ने किया तो उसके रिएक्शन में किया। आपने उस भाई की बात सुनी थी उस वीडियो में, उसने कहा कि मेरी फैक्ट्री एक बार नहीं बार बार जलाई गई, बार बार जलाई गई। तो वही मोदी तो साहब भाई के फैन इंडिया होते के थे। जो हिंदू थे उनकी अच्छा, फैक्ट्री अच्छा, मोदी साहब- अच्छा इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, अगर इसकी ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होती तो किस बंदे को जरूरत पड़ी थी कि आलमी सतह पर जाकर अपना पैसा खर्च करके उनके खिलाफ बातें करने की? अगर पूरा इंसाफ दिया गया होता तो कोई बंदा भी बात ना करता। अच्छा, वो उसके बाद जो है मोदी साहब की एक मुलाकात, उसको अपना कायल क्यों किया, उसको फैन क्यों किया, वो मेरे ये भाई- मुझे बताएं मैं आपको कि बताता वो हूं। उसकी मुलाकात करते हैं, मैं- उसका वो मुरीद बन जाते हैं। यार मेरी बात सुनो, अच्छे जो सियासतदान होते हैं ना, मंजे हुए, जिन्हें हमारा लफ्ज बोला है, मंजे हुए आदमी जो या मंजी हुई शख्सियात जो होती हैं, वो अपने अल्फाज से और अपने तरीक़ेकार से आदमी को कायल करती हैं। समझ में आई बात? वो एक बिजनेसमैन आदमी था, कारोबारी, पैसा कमाने वाला। अब उसको देख, बाहरली दुनिया में भी उसने हाथ पांव मार कर देख लिया कि इस बंदे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब उसने अपनी पोजीशन को, अपने आप को सेव करने के लिए मोदी साहब से बात की, ताकि आने वाले वक्त में ये मुझे इससे कोई खतरा ना हो, मुझे उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक राह मिल जाए। मुझे भैया असल आपकी मतलब बातों का हमें कोई- बातें ऊपर से गुजर रही हैं। किधर बात है, भाई आप देखिए- किधर जी किधर जी जी फैन जी हैं? भाई जी, गुजर मैं- रहमतुल्लाह। भाई असद के बात के मतलब कहना चाहता हूँ जी, वो पता तो है सबको कि वो गुजरात में उनके जो जब थे वो प्राइम अपना क्या उसे कहते हैं, चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था, वो ठीक बात है। लेकिन इधर बात हो रही है उन्होंने जो तरक्की की है। जी तरक्की की है, वो ठीक बात है कि उन्होंने की। बस जो इंसान अपने पास्ट को, माजी को याद रखता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे लिए भी अच्छा होगा हम भूल जाएं। अब तो वहाँ भाई पर हमें- इस्लामी हो रहा ना, हमें आप हमें मैं उनसे ये सीधे एक मिनट भाई अब मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हमें इंडिया से इस तरक्की से सबक सीखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने तरक्की की है, हम उनसे सबक सीख के शायद हम भी कर लें। तो असद भाई को भी इसमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए। वो पीछे चले गए हैं, रिवाइंड हो चुके हैं, मेरी इसमें भी बात कोई ना आपको कोई वो इसीलिए ना बुरी लगती है, मेरी बात सुनो। गुमाश मार कर लेकर आ मेरी रहे बात हैं आपको गुजरात के इसीलिए दंगे कड़वी और लगती कुछ है, और क्योंकि कुछ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बयान करता हूँ। जो सच है वो ये है कि आज के टाइम पर मोदी ने अपने मुल्क को संभाला हुआ है और तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो उनका पास था वो भी मैंने सच बयान किया है कि इस तरह हुआ था मेरे भाई। मैं तो इतनी बात कहता हूँ।
बात अगर मुझसे की जाए जितनी इंडिया ने तरक्की मोदी साहब के दौरान हुकूमत में की है, मैंने कभी भी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी, मगर जब ये इकट्ठे रहे तब भी ऐसा लीडर नहीं आया। इस खित्ते ने उस वक्त भी इतनी तरक्की नहीं की होगी, जब ये इकट्ठे भी थे तब भी नहीं की होगी। जो बात आपका, अगर आप सच्चे हकीकत में हैं तो आप अपने दुश्मन की जो अच्छाई है उसको बड़े दिल से कबूल करते कबूल करना हैं चाहिए। और उसको अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं ताकि मैं भी उसकी तरह महान और बड़ा आदमी बन सकूं। ये होती है एक अच्छे लीडर, एक अच्छे आदमी की पहचान। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।